डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के गैसेस स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। जो हमने क्रिटिकल फिनोमिना क्रांति घटना चालू कर रखा है, उसका नेक्स्ट पार्ट है वास्तविक गैसों के लिए पीवी समतापी वक्र या पीवी आइसोथर्म ऑफ रियल गैसेस, या यूं कहिए पीवी वास्तविक गैसों के लिए दाब आयतन समतापी वक्र। अब देखिए, वास्तविक गैसों के लिए दाब आयतन समतापी वक्र को जो खींच रखा है वो अलग अलग तापों पर दाब में और आयतन में ग्राफ खींच रखा है। जैसे ये पहले वाला 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, दूसरे वाला 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तीसरे वाला 31.1 पर है, चौथे जो है वो 35.5 पर है, और जो लास्ट है वो है 48.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो ऐसे वक्र खींच रखे हैं, और ये हैं CO2 के समतापी वक्र, कार्बन डाइऑक्साइड के समतापी वक्र हैं। इसमें अपन जो है गैसों के समतापी वक्र हैं, इसलिए हम जो आयतन ज़्यादा है उधर गैस की तरफ है, और जो आयतन कम है वो द्रव होता जाएगा। ऐसे अपन माने, मतलब उसका आयतन कम है। तो हम बात करते हैं कि एक निश्चित ताप पर किसी गैस के दाब व आयतन के मध्य खींचे गए वक्र को समतापी वक्र कहा जाता है। आप जानते हो कि आदर्श गैस के लिए PV बराबर nRT होता है, या यूं कहिए PV बराबर K होता है, कांस्टेंट होता है। अतः इनके समतापी वक्र समकोणीय हाइपरबोला की आकृति में होते हैं, लेकिन वास्तविक गैसों के लिए ऐसा नहीं होता है। सेंट एंड्रेज ने अलग अलग तापों पर CO2 गैस के लिए आयतन पर CO2 गैस के आयतन पर दाब के प्रभाव को देखा और विभिन्न तापमानों पर समतापी वक्र खींचा। उन्होंने देखा कि 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के ऊपर गैस का दाब चाहे कितना ही बढ़ाया जाए उसका द्रवण नहीं होता, अर्थात 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर CO2 का क्रांतिक ताप TC कहलाता है। CO2 के विभिन्न समतापी वक्र निम्नानुसार हैं। पहला वक्र देखते हैं अपन। पहला वक्र IJK, यह 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर खींचा गया है। जो पहला वक्र है ये वाला, ये 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर खींचा गया है। इस वक्र में बिंदु I से H से I तक दाब का मान बढ़ रहा है। देखिए, दाब बढ़ रहा है, यानी I पर 50 वायुमंडलीय दाब है, तो H पर जो है वो 50 से कम है। तो यूँ माने हम H से I तक अगर दाब बढ़ाते हैं, H से I तक दाब बढ़ाते हैं और साथ में आयतन का मान कम हो रहा है, अर्थात गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार कर रही है। क्योंकि आप जानते हो PV = K होता है, तो P जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1/V हो गया, यानी दाब और आयतन में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। अतः इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे दाब बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आयतन कम होता जाएगा, अर्थात गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार कर रही है। बिंदु I के बाद जब गैस का दाब और बढ़ाते हैं तो गैस का दाब बढ़ने के साथ उसका द्रवीकरण प्रारंभ हो जाता है I के बाद, और आयतन में कमी आती है। बिंदु J पर गैस पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में आ जाती है, और इसके बाद दाब बढ़ाने पर आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, J से लेकर K तक जो है वो सीधा ग्राफ है, ठीक है, क्योंकि CO2 गैस अब गैस में न रह होकर द्रव अवस्था में आ चुकी है। यही कारण है J से K तक वक्र लंब रूप यानी वर्टिकल आकार में होता है। अब दूसरे वक्र की बात करते हैं, DEFG वक्र की। किसकी? DEFJ वक्र की बात करते हैं। DEFJ वक्र में क्या है कि देखिए, वक्र तो वैसा ही है जैसा HIJK जैसा है, परंतु
यहाँ जे आई और जे के बीच में जो जितनी दूरी है उससे कम ई एफ में दूरी है, यानी कि ये जो डिस्टेंस कम हो गया। अब इसका क्या मतलब है वो बताते हैं। जो डी ई एफ जे वक्र है वो 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे खींचा गया है। इस वक्र में भी बिंदु डी से ई तक दाब बढ़ाने पे आयतन में कमी आ रही है, अर्थात गैस आदर्श आचरण कर रही है, यानी आदर्श गैस की तरह व्यवहार कर रही है। बिंदु ई पर आते ही गैस का द्रवण प्रारंभ हो जाता है जो निरंतर एफ तक जारी रहता है। बिंदु ई से एफ तक की क्षैतिज रेखा में दाब बढ़ाने पर गैस के दाब में तो वृद्धि नहीं होती, किंतु गैस के द्रवीकरण के साथ साथ आयतन कम होता जाता है। इससे हम ये अलग पाते हैं कि 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड के क्षैतिज वक्र आई जे की तुलना में ई एफ की लंबाई काफ़ी कम है। एफ से जी तक का वक्र आई जे की भांति ही लंबवत है और इस समय दाब बढ़ाने पर गैस के आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि गैस बिंदु एफ पर पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में आ चुकी है। ठीक है। इसी प्रकार अपन सारे जो ग्राफ प्राप्त होते हैं उसके लिए अगर ताप बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास जो ये क्षैतिज रेखा वाली है वो डिस्टेंस कम हो जाएगी और 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो है सिर्फ एक बिंदु प्राप्त होती है और बाद में फिर सामान्य इससे ऊपर ताप जो हो जाएगा, यानी ये क्रांतिक ताप है। और इससे अधिक ताप पर जो है वो सारे जो है वो हाइपरबोला, रेक्टा एंगुलर हाइपरबोला जैसे ग्राफ प्राप्त होते हैं जो नॉर्मल आदर्श गैस की तरह व्यवहार करते हैं। यानी क्रांतिक ताप पर जो गैसें हैं वो आदर्श गैस, क्रांतिक ताप से ऊपर जो है सारी गैसें हैं वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं। हम ये स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार आगे अपन ताप बढ़ाने के साथ साथ गैस के समतापी वक्रों की क्षैतिज रेखा की लंबाई कम होते होते 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर केवल एक बिंदु बी के रूप में रह जाती है। अतः गैस वक्र ए से बी तक आदर्श व्यवहार करती है, किंतु बी पर वह द्रवित हो जाती है और बी से सी तक वह दाब से अप्रभावी रहती है। इस बिंदु बी को ही हम क्रांतिक बिंदु बी के दाब को CO2 का क्रांतिक दाब PC व इस बिंदु की संगत आयतन 95 पर मोल को CO2 का क्रांतिक आयतन कहते हैं। यानी कि CO2 का क्रांतिक दाब तो 73 वायुमंडल है और आयतन जो है वह 95.7 CC पर मोल है। इस प्रकार कोई समतापी वक्र खींचा जाए तो एक आदर्श गैस इस ताप पर, मतलब क्रांतिक ताप पर कोई समतापी वक्र खींचा जाए तो गैस एक आदर्श गैस की भांति समकोणीय हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाती है, अर्थात इसके बाद वह एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। यानी क्रांतिक ताप के बाद कोई भी गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अवस्था की सातत्य। ये कई बार बहुत सातत्य या कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट, ये कई बार शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है। अवस्था की सातत्य का मतलब यही है कि जब हम यह नहीं बता पाते हैं कि गैस एक अवस्था दूसरी अवस्था में अगर परिवर्तित होती है, तब हम ये नहीं बताते कि किस बिंदु पर गैस थी और किस बिंदु पर द्रव अवस्था आ गई, या यूं कहिए गैसों का द्रवीकरण करते वक्त हम ये नहीं बता पाते कि किस ताप पर गैस अवस्था में है और किस ताप पर गैस का द्रवीकरण प्रारंभ हो गया। यानी गैस से द्रव में बदलते वक्त हम किसी अवस्था को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, अवस्था को अंतरित नहीं कर पाते हैं, अवस्था में अंतर महसूस नहीं कर पाते, तो इस अवस्था को कहते हैं अवस्था की सातत्य। अब अपन ने वही ग्राफ लिए हैं जो CO2 के ग्राफ खींचे गए थे 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 48.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसमें हमारे पास हमने बताया था कि क्रांतिक ताप CO2 का जो है वो 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम बात करते हैं चित्र में CO2 के समतापी वक्रों में बिंदुओं JFBEI मिला दें तो ये वाला, अगर अपन मिला दें, इन बिंदुओं को मिला दें तो
जो चित्र बनता है उसमें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। उसको अपन मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो ये वाला भाग, और एक ये वाला भाग, और एक ये वाला भाग। ऐसे अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। तो अब इन तीनों की अपन बात करते हैं। देखिए, पहला भाग कौन सा है? भाग प्रथम वक्र जे एफ बी ई आई के नीचे का भाग। इसमें जो है वह क्या है? इसमें पदार्थ गैस व द्रव दोनों अवस्थाओं में मौजूद है और दोनों अवस्थाओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। भाग द्वितीय वक्र बी ई आई के दाईं ओर का भाग। इस भाग में केवल गैसीय अवस्था मौजूद है, ये गैसीय अवस्था। और तृतीय भाग बी एफ जे के बाईं ओर का भाग। इस भाग में केवल द्रव अवस्था मौजूद है। 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड वाली वक्र में गैस का डी से ई तक आदर्श आचरण, बिंदु ई पर द्रवण प्रारंभ तथा ई से एफ तक दाब बढ़ाने पर दाब नहीं बढ़ेगा, लेकिन गैस का द्रवण जारी रहेगा। गैस स्पष्ट रूप से दोनों प्रावस्थाओं गैस व द्रव अवस्थाओं में मौजूद होगी। बिंदु एफ पर गैस का पूर्ण रूप से द्रवण हो जाएगा और अब दाब बढ़ाने से आयतन तो अप्रभावी रहेगा, लेकिन लंब रूप में द्रव्य बढ़ता जाएगा, जो मैं पहले ही आपको स्पष्ट कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब यदि हम उपयुक्त प्रक्रिया में थोड़ा सा परिवर्तन लाएं, 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर दाब बढ़ाते हुए, अब देखिए हम ये प्रोसेस करना चाहते हैं, दूसरा जो है ये वाला प्रोसेस। कौन सा? ये वाला प्रोसेस। तो अब यदि हम उपयुक्त प्रक्रिया में थोड़ा सा परिवर्तन लाएं, 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर दाब बढ़ाते हुए बिंदु ई से थोड़ा सा पहले बिंदु आर पर गैस के आयतन को स्थिर रखते हुए उसके ताप को बढ़ा दें और क्रांतिक बिंदु बी से ऊपर वाले क्षेत्र में किसी बिंदु एस तक ताप बढ़ाएं और फिर बिंदु एस से दाब को स्थिर रखते हुए उसके ताप को कम, तो बिंदु क्यू पर आ जाएगा और जहां गैस पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में आ जाती है। इस प्रकार बिंदु आर से बिंदु क्यू तक पहुंचने में गैस का पूर्णतः द्रवीकरण तो हो जाएगा, लेकिन वह वक्र जे एफ बी ई आई से भी कहीं भी नहीं गुजरी, अर्थात कहीं भी हमें द्रव और गैस की स्पष्ट दो सतह नजर नहीं आएंगी। अर्थात हमें ज्ञात नहीं हो पाएगा कि कब और कहाँ गैस प्रावस्था समाप्त हुई और द्रव अवस्था आरंभ हुई। अर्थात गैस व द्रव अवस्था में एक सततता, कंटिन्यूटी बनी रही। इसे ही हम अवस्था की सातत्य कहते हैं, इसे ही हम कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट कहते हैं। ठीक है। जब क्रांतिक ताप से नीचे गैसों का द्रवीकरण होता है, यानी कि लिक्विडिफिकेशन होता है, तो अवस्थाएं असतत होती हैं, डिसकंटिन्यूअस होती हैं। अर्थात हमें द्रव व गैस अवस्थाओं को स्पष्ट जो है देखने को मिल सकती हैं, या हम द्रव व गैस अवस्थाओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, किंतु यदि क्रांतिक ताप पर गैसों का द्रवीकरण कराया जाए तो वहाँ अवस्था की सातत्य होती है और यह भेद नहीं कर सकते कि किस बिंदु पर एक अवस्था समाप्त होती है और किस बिंदु पर दूसरी अवस्था प्रारंभ होती है। अब बात करते हैं हम वैन डर वाल्स समीकरण के समतापी वक्र। देखिए, वैन डर वाल्स समीकरण के समतापी वक्र भी वैसे ही प्राप्त होते हैं जैसे सेंट एंड्रयूज ने समतापी वक्र प्राप्त किए, परंतु इनमें देखिए वो वक्र तो थे कैसे? वो वक्र तो थे इस प्रकार के, और ये वक्र क्या है? इनमें जो है वह एक लहर प्राप्त हो गई। ठीक है। और ये लहर जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे लहर कम होती जाएगी और अल्टीमेटली क्रांतिक बिंदु पर ये लहर खत्म हो जाएगी और क्रांतिक बिंदु से ऊपर जो है वो सामान्य जो समतापी वक्र हैं वैसे ही समतापी वक्र प्राप्त होंगे, जो कि आदर्श आचरण की तरह व्यवहार करेंगे। वैसे भी आप जानते हो वैन डर वाल्स समीकरण है वो वास्तविक गैसों के लिए खींचे गए, वास्तविक गैसों के लिए दी गई समीकरण है। अतः हमारे को आदर्श आचरण का व्यवहार
की अपेक्षा तो सिर्फ और सिर्फ अपन कहाँ पर कर सकते हैं, क्रांतिक ताप से ऊपर ही कर सकते हैं। तो अपन बात करते हैं। देखिए, CO2 के सेंट एंड्रूज द्वारा बताए गए विभिन्न वक्र समतापी वक्र हैं जो कि प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित है, अतः इन्हें वास्तविक गैसों के समतापी वक्र कहा जाता है। यदि विभिन्न तापों पर वान डेर वाल्स गैस समीकरण के V के विभिन्न मानों के लिए P के विभिन्न मानों की गणना की जाए और फिर P तथा V के इन सैद्धांतिक मानों के मध्य ग्राफ खींचे जाए तो हमें इस प्रकार प्राप्त वक्र वान डेर वाल्स गैसों के समतापी वक्र कहलाते हैं। यदि सेंट एंड्रयूज के समतापी वक्रों की तुलना वान डेर वाल्स के समतापी वक्रों से करते हैं तो दोनों चित्रों में एक समरूपता पाते हैं। अंतर केवल इतना है कि वास्तविक गैसों के समतापी वक्रों में I से J तक एक सीधी क्षैतिज रेखा है, जबकि वान डेर वाल्स गैसों के समतापी वक्र में Q से U तक एक सीधी क्षैतिज रेखा के स्थान पर लहरदार रेखा Q R S T U है। ये लहरदार रेखा। इस प्रकार वास्तविक गैसों के दूसरे समतापी वक्रों में क्षैतिज रेखा छोटी होती है या छोटी क्षैतिज रेखा है, जबकि वान डेर वाल्स गैस के दूसरे समतापी वक्रों में छोटी लहरदार EFGHI, ये छोटी लहरदार, ठीक है, छोटी लहरदार रेखा EFGHI है। इस प्रकार की लहरदार रेखाएं सैद्धांतिक रूप से भले ही संभव हो लेकिन वास्तविक रूप से संभव नहीं हो सकती, क्योंकि R से T व F से H तक दाब को घटाते हुए मानों के साथ आयतन भी घट रहा है, जो कि किसी भी हालत में संभव नहीं हो सकता। लेकिन क्रांतिक बिंदु पर दोनों वक्रों में समानता होती है, अतः क्रांतिक स्थिरांकों के मान हम वान डेर वाल्स समतापी वक्रों से भी ज्ञात कर सकते हैं, और यही वान डेर वाल्स समतापी वक्रों के वान डेर वाल्स समीकरण के समतापी वक्र कहलाते हैं। अब अपन नेक्स्ट क्लास में क्रांतिक स्थिरांकों तथा वान डेर वाल्स स्थिरांकों में संबंध की बात करेंगे, ठीक है, और उसकी बात नेक्स्ट क्लास में इतना ही करेंगे, और हो सका तो वान डेर वाल्स समीकरण की सीमाएं भी करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।